आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज से रिलेटेड है, जिसमें हम डिफरेंट चेन्स के बारे में स्टडी करेंगे और ओवरऑल बॉन्डिंग के बारे में और एंटीबॉडीज़ का जो फंक्शन होता है वो किस वजह से होता है और उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। अब जैसे वर्ड हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ इम्यूनो एंड ग्लोबुलिन डोमेन, यानी टू वर्ड्स हैं इसके अंदर। इम्यूनो ये वर्ड रिलेटेड है इसके इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करने की वजह से, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज़ ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं जो हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजेंस। एंड ग्लोबुलिन्स का मतलब क्या है? दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, यानी ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। अब जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज़ हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ये हमारी बॉडी में स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको बी लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, जो अडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट होते हैं। वहाँ से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और इनकी जो क्लास है वो ग्लोबुलिन क्लास है और ये वाटर सॉल्युबल, जिस तरह से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है तो ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद अगर हम मेन टॉपिक यानी इनके स्ट्रक्चर के ऊपर आएँ तो ज़्यादातर जो यू कैन से कि एक जनरल स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडीज़ का वो वाई शेप्ड होता है, जिस तरह से हमें ये पिक्चर में नज़र भी आ रहा है कि ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो सारी एंटीबॉडीज़ का वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, बट कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसी हैं जो मल्टीपल सब यूनिट्स या मोनोमर्स पर कंसिस्ट करती हैं। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। जिस तरह से मैंने पहले बात की कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ग्लोबुलिन्स होती हैं, यानी वो प्रोटीनेशियस होती हैं, तो इनके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 4 प्रोटीन्स की चेन्स होती हैं यू कैन से, और जिसमें 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स होती हैं जो हमें ये ब्लू कलर में इधर विजिबल है। ये जो ब्लू कलर वाली चेन है ये कौन सी है? हैवी चेन्स है। और 2 ही आइडेंटिकल लाइट चेन्स होती हैं। ये लाइट चेन्स हमें नज़र आ रही हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इनके साइजेस भी गिवन है, 50 kDa हैवी चेन्स का साइज़ है एंड 25 kDa लाइट चेन्स का साइज़ है। अब इन चेन्स को कनेक्ट करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है विच इज़ कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर के अंदर, जो डिफरेंट चेन्स को या 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। और जब इन सारे स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आता है एंटीबॉडी का, जिसमें हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीजन बाइंडिंग एंड इफेक्टर एक्टिविटीज़। यानी ये वाला जो पार्ट है ये एंटीजन बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करता है, जबकि इफेक्टर पार्ट इसके दूसरे रोल्स होते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन करना। इसको हम फर्दर भी आगे डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। एंटीबॉडी का ये एन टर्मिनस है एंड ये सी टर्मिनस है। कोई भी हमारे पास प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर हो उसका एक एन टर्मिनस होता है और एक सी टर्मिनस होता है। जस्ट लाइक दिस इस एंटीबॉडीज़ का भी वो स्ट्रक्चर है और इसमें हमें ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं इधर, दीज आर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब जो हैवी चेन है या लाइट चेन है, दोनों के अंदर 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक वेरिएबल पार्ट होता है और एक कांस्टेंट पार्ट होता है। यानी कोई भी हमारे पास चेन है पॉलीपेप्टाइड की एंटीबॉडीज़ के अंदर, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है जिसको हम कांस्टेंट पार्ट कहते हैं या कांस्टेंट डोमेन कह सकते हैं, और दूसरा वेरिएबल पार्ट या वेरिएबल डोमेन। कांस्टेंट एज द नेम इंडिकेट्स, इसके अंदर जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होती है वो सेम होती है,
डिफरेंट एंटीबॉडीज़ के अंदर, और वेरिएबल मतलब ये वेरी करता है फ्रॉम वन एंटीबॉडी टू अनदर एंटीबॉडी। कांस्टेंट डोमेन्स कौन कौन सी होती हैं? CH1, CH2 और CH3। ये जो CH1, CH2 एंड CH3 डोमेन्स हैं, ये जस्ट हमें नज़र आती हैं हैवी चेन के अंदर, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, लेंथी होता है, उसका साइज़ ज़्यादा है, और उसके अंदर हमारे पास डोमेन्स भी ज़्यादा हैं। ये डिफरेंट जो रेक्टेंगल्स हमें इधर शो हो रहे हैं, ये रेक्टेंगल्स डिफरेंट डोमेन्स को शो कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें कांस्टेंट रीजन की कितनी डोमेन्स है? CH1, CH2 एंड CH3। सेम इज़ द केस विथ सेकेंड हैवी चेन। जबकि लाइट चेन में ये वेरिएबल पार्ट है उसका, या वेरिएबल डोमेन है, और ये उसकी लाइट चेन की कांस्टेंट डोमेन है, एक कांस्टेंट रीजन है। तो ज़्यादातर एंटीबॉडीज़ के अंदर 3 डोमेन्स होती हैं कांस्टेंट रीजन्स की, जबकि IgM और IgE जिनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, तो इनके अंदर एक एक्स्ट्रा डोमेन भी प्रेजेंट होती है विच इज़ CH4। वो यहाँ पर CH4 भी प्रेजेंट होगी। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये जो कांस्टेंट डोमेन्स हैं, इनका क्या रोल होता है एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर? ये कांस्टेंट डोमेन्स एंटीबॉडीज़ की डिफरेंट आइसोटाइप्स को रिप्रेजेंट करती हैं। आइसोटाइप्स हम आगे भी फर्दर डिटेल में चेक करेंगे, जिस तरह से IgG, IgA और IgM, IgD एंड सेम इज़ द केस विद IgD। तो ये जो क्लासिफिकेशन होती है एंटीबॉडीज़ की, ये हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन्स की वजह से होती है। हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन्स की वजह से है ये। अगर लाइट चेन की बात करें, या लाइट चेन की बात करें, तो एक वेरिएबल डोमेन होती है, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया। हर लाइट चेन में एक वेरिएबल डोमेन होती है और एक कांस्टेंट डोमेन होती है। जो लाइट चेन होती है उसका कांस्टेंट रीजन की 2 टाइप्स हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज़ कापा एंड लैम्डा चेन। इन दोनों में वैसे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट ज़्यादातर एंटीबॉडीज़ के अंदर 60% जो है कापा चेन एग्जिस्ट करती है और 40% लैम्डा चेन एग्जिस्ट करती है। अगर हम 100 एंटीबॉडीज़ को लें, तो उनमें से हमारे पास 60% के अंदर कापा चेन होगी, और 40% के अंदर कौन सी चेन होगी? लैम्डा चेन। स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है इनके अंदर, और स्ट्रक्चरली स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, बट फंक्शनली इनके अंदर कोई किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं रिपोर्ट किया गया। उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की बात की, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि एंटीबॉडीज़ की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं एंड दे आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, वो कुछ बॉन्ड्स ऐसे हैं जो डिफरेंट चेन्स को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हैवी चेन है और ये दूसरी हैवी चेन है। इन 2 हैवी चेन्स को कनेक्ट कर रहे हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इसी तरह से कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स वो होते हैं जो एक ही डोमेन के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल रीजन है लाइट चेन का, उसके अंदर ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये एक्चुअली इसी डोमेन के अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। इसी तरह से ये कांस्टेंट रीजन है लाइट चेन का, वो भी क्या करता है, इसी के अंदर क्या करता है, स्टेबिलिटी जनरेट करता है। उसके बाद हिंज रीजन, हमने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर हमने यहाँ पर ये हिंज रीजन है। अब ये असल में हिंज रीजन है क्या? हिंज रीजन इस वाला ये वाला पार्ट है जो एंटीबॉडीज़ के इन अबव सेगमेंट्स को लोअर सेगमेंट्स के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। और यही हिंज रीजन जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके फंक्शंस हम देख लेते हैं। और एक और बात, ये जो फ्लेक्सिबल सेगमेंट है जिसको हम हिंज रीजन कह रहे हैं, ये प्रोलीन रिच होता है और सिस्टीन रेजिड्यूज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जहाँ पर भी ज़्यादा सिस्टीन रेजिड्यूज प्रेजेंट है, ये जिन जिन एंटीबॉडीज़ के अंदर सिस्टीन रेजिड्यूज और वो प्रोलीन रिच है, यानी जिनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, वहाँ पर हमें हिंज रीजन देखने को मिलता है। अभी जो हिंज रीजन है ये सारी एंटीबॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, कुछ के अंदर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं रिलेटिव टू हिंज रीजन्स। और ये जो IgG, IgA और IgD के अंदर हिंज रीजन प्रेजेंट होता है। ये करते क्या हैं,
ये सेगमेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं एंटीबॉडीज़ के यहाँ पर, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट करते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ के साथ डिफरेंट डिस्टेंसेस पर इंगेज करने के लिए भी ये हिंज रीजन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। और उसके बाद इनके अंदर डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं, दो हैवी चेन्स को एक दूसरे से क्या करके रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। अब आइसोटाइप्स की हमने पहले बात की, हमने देखा जो हैवी चेन के हमारे पास कांस्टेंट रीजन्स हैं, हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन्स हैं, उनके अंदर स्लाइट डिफरेंसेस की वजह से उनकी हम 5 आइसोटाइप्स या क्लासेस बनाते हैं। अब वो 5 आइसोटाइप्स या क्लासेस कौन कौन सी हैं? IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। इनको हम इस तरह से गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा एंड एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब गामा का मतलब क्या है कि IgG के अंदर जो हैवी चेन का कांस्टेंट पार्ट है उसके अंदर गामा चेन है। सेम जो ये म्यू है ये उन एंटीबॉडीज़ के अंदर है जिनको हम IgM कह रहे हैं। और इधर जो IgM है और IgA ये आगे फर्दर पेंटामर्स या डायमर्स बनाते हैं जो J चेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जिस तरह से अगर हम इसकी बात करें, ये IgG है, IgG में हमारे पास वही जो अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, 2 लाइट चेन्स एंड 2 हैवी चेन्स। सेम इज द केस विद IgD एंड IgE। बट IgA और IgM को देखें तो IgA हमारे पास डायमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है। डायमर्स यानी जिसमें 2 सब यूनिट्स है, 1 सब यूनिट ये है और दूसरा सब यूनिट ये है। जबकि IgG जो है वो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बनाता है, 1 2 3 4 एंड 5। अब इन 5 पेंटामेरिक स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ने के लिए एक ज्वाइनिंग सेगमेंट होता है जिसको J चेन कहते हैं, विच इज प्रेजेंट इन बोथ डायमेरिक एंड पेंटामेरिक स्ट्रक्चर्स। और इसको स्टेबिलिटी देने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं जो नेबरिंग मोनोमर्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह से हमें ये मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। अब जो सब क्लासेस हैं, जिस तरह से अभी हमने बात की कि हैवी चेन की कांस्टेंट रीजन के अंदर वेरिएशंस की वजह से हमने उनकी क्लासेस बनाई, IgG, IgA, IgM, D एंड E। अब कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसी हैं जिनकी फर्दर सब क्लासेस भी हैं स्लाइट डिफरेंसेस होने की वजह से। वो कौन सी हैं? IgG को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू IgG 1, 2, 3 एंड 4 एंड IgA की सब क्लासेस कौन कौन सी हैं? IgA1 एंड IgA2। अब ये जो डिफरेंसेस हैं ये बेसिकली क्यों हैं? स्मॉल सीक्वेंस डिफरेंसेस की वजह से इन गैमा हैवी चेन्स। बेसिकली जो IgA को अगर कंसीडर करें तो IgA के अंदर अल्फा चेन्स है। अब अल्फा चेन्स के अंदर स्लाइट चेंजेस की वजह से इसको हमने फर्दर क्लासीफाई कर दिया A1 के अंदर एंड A2 के अंदर। और उसके अलावा अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनके अंदर हिंज रीजन और नंबर ऑफ इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी, यानी IgA और IgA1 और IgA2 के अंदर हिंज रीजन की जो लेंथ है वो भी वेरी करती है। अब हमें कैसे ये पता चलेगा कि यह पता चला कि कौन सा एंटीबॉडी का पार्ट था जो एंटीजन के साथ बाइंड करता है और कौन सा पार्ट दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो उसके लिए इंजाइमेटिक डाइजेशन करवाई गई बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। एक डाइजेशन करवाई गई विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पापेन और दूसरी पेप्सिन। अब पापेन क्या कर रही थी, वो हिंज रीजन से अबव वाले सेगमेंट को डाइजेस्ट कर रही थी, और पेप्सिन जिस तरह से एंजाइम है ये क्लीवेज कर रही थी यानी ब्रेक डाउन कर रही थी बिलो द हिंज रीजन, या यू कैन से ये FC रीजन को, FC जो रीजन होता है एंटीबॉडी का उस पार्ट को ये क्लीव कर रही थी। इसको हम फर्दर भी देख लेते हैं FC रीजन क्या है और फैब रीजन क्या है। अब अगर पापेन की डाइजेशन करवाई गई, फॉर एग्जांपल ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर गिवन है, जब पापेन की डाइजेशन करवाएगी या हमने पापेन एंजाइम इसके अंदर डाला तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास 3 सेगमेंट्स आए। 2 सेगमेंट्स फैब के थे, फैब यानी ये अबव वाला पार्ट, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, और ये FC रीजन था, ये भी फैब रीजन है, और ये जो नीचे वाला रीजन है ये कौन सा है? FC। तो हमारे पास 3 सेगमेंट्स है जब हमने पापेन से डाइजेशन कराई, जिस तरह से ये फैब एंड FC रीजन। अब
FC रीजन को FC रीजन क्यों कहा? बिकॉज इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, इस वजह से क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट, F रिप्रेजेंट फ्रैगमेंट एंड C क्रिस्टलाइजेबल। और फैब को क्यों कहा? क्योंकि ये फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, FAB फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, यानी एंटीबॉडी का वो वाला फ्रैगमेंट जो एंटीजन के साथ बाइंड करता है, और ये वो रीजन्स होते हैं जहां पर एंटीबॉडीज क्या करती हैं, बाइंड करती हैं। उसके बाद अगर पेप्सिन से डाइजेशन करवाई फिर हमने, तो तब हमारे पास दो सेगमेंट्स आए, एक फैब और एक FC रीजन। क्योंकि पेप्सिन ने डाइजेस्ट किया FC पार्ट को, इस वाले पार्ट को डाइजेस्ट किया, जिससे ये पार्ट सेपरेट हो गया और ये दो फैब के पार्ट्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब हमारे पास दो इंटैक्ट फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट्स थे। ओके, अब ये स्मॉल सा डिफरेंस है फैब और FC के दरम्यान में। फैब असल में है क्या, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और मेजर चीज़ क्या है कि ये करता क्या है, इट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड अ स्पेसिफिक एंटीजन। तो फॉर एग्जांपल ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का जो ये वाला पार्ट्स होते हैं इनको फैब रीजन्स कहते हैं। अब ये फैब रीजन्स एक्चुअली किसी भी फॉरेन एंटीजन, फॉर एग्जांपल ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन्स प्रेजेंट है, तो इन एंटीजन्स के की जो बाइंडिंग रीजन है वो ये क्या है, ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं एपिटोप। और FC क्या है, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, यानी इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। और इसका रोल क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है। तो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट से अटैचमेंट करवाने का काम इसका है। FC रिसेप्ट, इम्यून सेल्स के ऊपर जो FC रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर FC बाइंड करती है, और प्लेसेंटल ट्रांसफ़र के लिए IgG जो है ना, ये प्लेसेंटा को ट्रांसफ़र कर, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, तो उसमें जो है FC जो है पार्टिसिपेट करता है। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एंड थर्ड वन इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर एक रिसेप्टर है, और ये रिसेप्टर किसका है, एंटीबॉडी के FC रीजन का। तो फॉर एग्जांपल ये एंटीबॉडी है, और इस एंटीबॉडी का ये जो FC वाला पार्ट है इसका ये रिसेप्टर है। तो यहाँ पर जैसे ही बाइंड करेगा तो डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे ये सेल एक्टिवेट हो जाएगा और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि सारी एंटीबॉडीज़ के अंदर सिंगल मोनोमर नहीं होता, कुछ डाइमेरिक होती हैं और कुछ पेंटामेरिक होती हैं। जिस तरह से ये IgA का स्ट्रक्चर है जो डाइमेरिक है, और IgM का स्ट्रक्चर वो पेंटामेरिक होता है। इनके दरम्यान में J चेन्स मैंने जिक्र किया था, ये J चेन्स। अब ये जो J चेन्स होती हैं असल में क्या करती हैं, ये पॉलीमराइजेशन, इनकी आपस में बाइंडिंग को फैसिलिटेट करती हैं। और IgA जिस तरह से म्यूकोजल एपिथेलियम से क्रॉस करना होता है या म्यूकोजल एपिथेलियम में प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए J चेन हेल्प कर रही होती है। इसका मैकेनिज्म आगे हम फर्दर वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ें हैं जो हमने इस लेक्चर के अंदर स्टडी की कि असल में एंटीबॉडीज़ हैं क्या, इम्यूनोग्लोबिन्स क्यों कहते हैं, उनका वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया, और फिर हमने एंटीजन रिकॉग्निशन को डिस्कस किया, और उसके बाद स्ट्रक्चर एंड इफेक्टर फंक्शंस कौन कौन से पार्ट करता है, FC पार्ट, जिस तरह से हमने अंडरस्टैंड किया। फिर हमने 60% और 40% कापा एंड लैम्डा चेन्स के बारे में स्टडी किया, और डिफरेंट आइसोटाइप्स को एंड सब क्लासेस को डिस्कस किया। और उसके बाद जो है हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को और पापेन और पेप्सिन की डाइजेशन से हमारे पास कौन कौन से फ्रेगमेंट्स आते हैं उनको स्टडी किया, और डायमेरिक एंड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया। ये था एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।